Good morning, all of you. Good morning, Harshita, Swayam, Parth, Khushbu, Sagar. Good morning, all. Good morning, Akanksha. Good morning, Kirti. Good morning, Yas. Good morning, आस्था. ओके चलो बेटा आज का आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो इसमें हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर्स में आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टडी किए हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम लोग जो चैप्टर अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर है कौन सा बेटा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, जिसका आज थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में स्पेशली आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इसमें फोकस जो रहेगा बेटा, हमारा मेन डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बट ब्रीथिंग का मैकेनिज्म्स को समझने के लिए सबसे पहले बेटा और भी कुछ कंसेप्ट है वो हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि हमारे सारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा एक बेसिक बेटा पहले अगेन रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक के हम लोगों का यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो जो भी पोर्शन अभी तक हम लोग स्टडी किए बेटा उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कंसेप्ट वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद बेटा आगे फाइनली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए बेटा जैसे कि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अभी तक के यहाँ पे जो स्टडी किए हैं तो इसमें हम लोगों ने एक तो बेटा लास्ट लेक्चर से लेकर अभी तक के यहाँ पे पहली चीज तो बेटा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें स्पेशली बेटा हम लोगों ने अभी यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो स्टडी किए थे स्पेशली लंग्स जो है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे जिसमें इसके टू लोब्स हमने देखे थे। एक तो राइट लोब देखे थे हमने और दूसरा लेफ्ट। टू टाइप मीन्स लोब नहीं सॉरी, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स हम लोगों ने देखे थे जिसमें हम लोगों ने लंग्स में जो राइट और लेफ्ट लंग्स जो होता है उसके लोब्स हमने देखे थे। ठीक है, तो बताइए बेटा थ्री लोब्स कौन से लंग्स में प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, थ्री लोब कौन से लंग्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा? वेरी गुड, राइट लंग्स जो है उसमें कितने? थ्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट पर हम ये देखेंगे कि पहली चीज तो हम लोगों ने साथ ही साथ लंग्स का लोकेशन क्या होता है ये भी हमने देखे थे। तो लंग्स का लोकेशन यदि हम देखें बेटा तो देखिए पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जैसे कि ये हमारा ट्रैके वाला पोर्शन है, ये हमारा नेक हो गया। ठीक है, नेक के जस्ट नीचे साइड हम आते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह से एक बोन प्रेजेंट होती है बेटा, इस तरह से। ओके, जो कहलाती है स्टर्नम। ठीक है, क्या कहलाएंगी ये? स्टर्नम। स्टर्नम के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो ये जो है बेटा इस तरह से यहाँ पे ये साइड वाला पोर्शन हो गया। और ये जो साइड वाला पोर्शन है बेटा ये क्या कहलाता है? ये होता है बेटा रिप्स। ठीक है, ये क्या हो गई? रिप्स हो गई। रिप्स के बाद फिर फाइनली हमारा ये इस तरह से एक ये जो बन जाती है थोरेसिक कैविटी जो कि नीचे साइड इस तरह से यहाँ पे होता है डायफ्राम। समझ गए? तो पीछे साइड हम देखें बेटा तो लंग्स जो प्रोटेक्टेड है बैक पोर्शन से, तो पीछे साइड होता है बेटा क्या चीज? वर्टिब्रल कॉलम। ओके, बैक पोर्शन में प्रेजेंट होगा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बाद फिर बेटा फ्रंट में जो आता है वो क्या आता है बेटा? ये स्टर्नम जैसे आप ये देख रहे हो। और इस तरह से हमारा यहाँ पे ये लंग्स जो है ये लोकेटेड है। तो साइड में प्रेजेंट है क्या चीज? साइड में प्रेजेंट है रिप्स। अब यहाँ पे ये जो रिप्स है तो रिप्स के साथ ही साथ बेटा अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे बेटा एक स्पेशल टाइप की ऐसी मसल्स प्रेजेंट होती है। जो रिप्स है ना, रिप्स मतलब ये बोन्स है तो बोन्स का जो गैप है ये फील होना चाहिए इस तरह से, ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा इसको इस तरह से बनाते हैं। ये यहाँ पे बेटा इस तरह से क्या होती है बेटा? ये जो रिप्स होती है इसको ऐसा फिल कर दिया जाता है स्पेशल टाइप की मसल से। तो ये जो मसल्स होती है इस मसल्स को कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, बहुत मजा आएगा। बट 100% कॉन्सेंट्रेट रहना, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ओके,
समझ में आ गया? हाँ, लास्ट क्लास के रिकॉर्डिंग शेयर हो चुके हैं बेटा, बहुत से लोगों के पास पहुंच गया। आई डोंट नो आपके पास क्यों नहीं पहुंचा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट टू अश्विनी मैम वंस अगेन एक बार। ठीक है, अश्विनी मैम से एक बार बात कर लो बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, उसके बाद भी नहीं मिलती है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया हूँ बेटा रिकॉर्डिंग, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी अपलोड हो गया है, व्हाट्सएप पे भी शेयर हो गई है। मैंने पहले कहा था बेटा निशांत, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, जब भी अपलोड होगा इमीडिएटली बेटा आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। बेटा आपके बैच की ही रिकॉर्डिंग दिया हूं मैंने। ओके बेटा, बैच का प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैच वाइज चाहिए क्या? एक्चुअली देखिए हो ऐसा रहा है कि अब आपका जो बैच 3 और बैच 4 में सेम टॉपिक चल रहा है। ठीक है, टोटल टॉपिक जो है सेम है, कंटेंट भी सेम है, तो उसमें दोनों का एक कॉमन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है उससे रिलेटेड? कंसेप्ट तो सेम है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा? हाँ चलो, तो बेटा रिकॉर्डिंग जो है आपको B3 या B4 के नाम पे मिलेगा, तो ये मत सोचो कि कौन सी बैच का है, कंटेंट और कंसेप्ट पे फोकस करो। और वो उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, कोई भी डाउट आ रहे हैं पूछिए बेटा मुझसे, मैं बताऊंगा आप लोगों को, समझाऊंगा हर चीज। ओके, चलो, तो दोनों में जो भी बेस्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है बेटा ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग कभी कभी कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम्स कैसे, मतलब जैसे कुछ फ्लक्चुएशंस आता है ना, तो वो कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो दोनों को एनालाइज करके जो दोनों में बेस्ट रिकॉर्डिंग होती है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यदि आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बट कंसेप्ट टोटल सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसा टेंशन ना लो, ये आगे चल के ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बट फिलहाल आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। यदि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो आगे चल के आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा नहीं होने वाला बेटा कि आपको दोनों का कॉमन रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको आपका ही रिकॉर्डिंग मिलेगा। बस इस वीक थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट वीक से आपका रिकॉर्डिंग आपको ही मिलेगा, यदि किसी के साथ प्रॉब्लम भी होगा तो। वैसे प्रॉब्लम तो लग नहीं रहा मुझे किसी का भी। चलो आगे बढ़े। हाँ, ग्रेट। तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग, ये यहाँ पे लंग्स जो है, तो लंग्स का एक्चुअली लोकेशन क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे। ठीक है, तो लंग्स जो है बेटा इस तरह से यहाँ पे ये जो है ये लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लास्ट लेक्चर में जो स्टडी किए हैं, क्या देखे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की लाइफ एक्टिविटीज जो मेंटेन हो रही है, मीन्स उसको जो चाहिए, क्या चाहिए बेटा, हमें जो है वो चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? ठीक है, तो एनर्जी कैसे आएंगी बेटा, तो ऑब्वियसली एनर्जी के लिए जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एनर्जी के लिए ब्रीथ करना पड़ेगा। ब्रीथ करने के बाद ये जो है फाइनली इस तरह से ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद इस तरह से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद फिर इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा लंग्स। ओके, अब एनर्जी जो है, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो पहले तो बेटा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक के पहुंचा, इस लंग्स में जैसे पहुंचा तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो क्या कहलाता है एल्वेओलाई। अब एल्वेओलाई के पास जैसे ही एयर पहुंची तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला बेटा, इस तरह से ये जो हो गई क्या हो गई बेटा, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आ गया। ओके, इधर साइड हमारा ये जो था बेटा ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से फाइनली क्या हुआ बेटा, यहाँ से जो फूड आया ये भी फूड यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स में आ गया। इस ब्लड वेसल्स के बाद बेटा आगे साइड यदि हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे जो है ये हमारे सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है बेटा। तो ये जो सेल्स है इस सेल्स को क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ वही सेल का डायग्राम। तो ये जो सेल्स है इस सेल को क्या चाहिए बेटा, तो इस सेल को चाहिए एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी है तो इस सेल में क्या प्रेजेंट है बताओ, तो इस सेल में प्रेजेंट है ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल जिसे क्या कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, कहाँ से आया बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से यहाँ से ग्लूकोज आया, साथ ही साथ इसको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिला बेटा, इस पाथ से जो है ऑक्सीजन मिल गया। फाइनली क्या होने वाला बेटा, तो फाइनली बेटा इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन बर्न करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म होगा क्या चीज, एटीपी हो गया फॉर्म। एटीपी फॉर्मेशन के साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा
एक गैस, कौन सी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है इस सेल से ब्लड में आएंगी, ब्लड से वापस कहाँ जाएगी बेटा, हमारे लंग्स में जाएंगी, और लंग्स से यहाँ से उसको इस तरह से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो फाइनली ऑन एन एवरेज ओवरऑल हमको जो चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मेशन के लिए फूड भी चाहिए, और फूड के साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ऑक्सीजन, वो भी चाहिए। तो फूड तो बेटा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी हेल्प से हमारे बॉडी ने तो ले लिया है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बेटा ये ब्रीथिंग सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी हेल्प से आ रही है। तो फाइनली ब्रीथिंग की हेल्प से ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, डाइजेशन की हेल्प से फूड पहुंचा, ऑक्सीडाइज हुआ, एटीपी बना, एनर्जी बन गई, एनर्जी का यूज होगा। बट अब आपको आज यहाँ पे जो कंसेप्ट समझना है, मींस अब हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो किस मुद्दे पे बात करनी है, कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कैसे ऑक्सीजन जो है लंग्स तक के पहुंच रहा है। ठीक है, तो वंस अगेन हम उसी पार्ट पे आते हैं। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और ये हमारा लंग्स हो गया। इस तरह से इनकम्प्लीट कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि कैसे जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है इस लंग्स तक के कैसे आएगा, और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो वापस कैसे बाहर निकलेगा। ये वाला पोर्शन हमें आज यहाँ पे स्टडी करना है। मीन्स इस कंसेप्ट को कहते हैं क्या चीज बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम लोगों को समझना है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बेटा दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो हम एयर को अंदर ले रहे हैं हमारे लंग्स में, और दूसरा उसी एयर को हमारे लंग्स से क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टू टाइप्स, मींस एक तो होगा बेटा इंस्पिरेशन, और दूसरा होगा एक्सपिरेशन, मींस ब्रीथ इन करना और ब्रीथ आउट करना। ठीक है, तो ये कैसे होता है इस प्रोसेस को जानेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक लैरिंग्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स बेटा कॉमनली ये वॉइस बॉक्स कहलाता है, मींस ये साउंड बॉक्स, ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। लेकिन बेटा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बर्ड्स को लेकर के। तो बेटा बर्ड्स जो है, बर्ड में ये जो साउंड बॉक्स जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो बर्ड में बेटा ये जो साउंड बॉक्स जो प्रेजेंट है वो यदि हम समझे तो ये कहां पर, एट द बेस ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। और ट्रैकिया के बेस में जो प्रेजेंट है ये कहलाता है बेटा सिरिंक्स। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आप लोगों को याद रखना होगा। क्या कहते हैं बेटा इसे, सिरिंक्स। 9 कार्टिलेज हमने देखे थे बेटा, और ये जो 9 कार्टिलेज जो प्रेजेंट है जिसमें से 3 जो थे वो पेयर्ड थे, और 3 जो थे वो कैसे थे बेटा, अनपेयर्ड थे। समझ गए। तो इसमें बेटा पेयर्ड और अनपेयर्ड की बात करें तो देखो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड और इपिग्लोटिस, ये तीनों भी जो है वो कैसे पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, फिर एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ठीक है, ये आते हैं। ठीक, अनपेयर्ड वाले। तो यहाँ पे देखिए इंक्लूड थायराइड, क्रिकॉइड, थायराइड, क्रिकॉइड, इपिग्लोटिस, ये अनपेयर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, ये वाले जो शुरुआत वाले जो है ये क्या है बेटा, अनपेयर्ड है। समझे, थायराइड, क्रिकॉइड और इपिग्लोटिस क्या बेटा, ये अनपेयर्ड है। पेयर्ड में कौन कौन से आ रहे हैं, पेयर्ड में आ रहा है एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ओके, समझ में आ गया। अब थायराइड कार्टिलेज मैंने आपको बताया था बेटा लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, कॉलर के समान होता है। मेल में जो है ये फॉर्म करता है एडम्स एप्पल। सिर्फ ये टर्म है बेटा, ये इतना ही याद रखो, मैंने लास्ट टाइम आपको थ्योरेटिकली ये एक्सप्लेन किया हूं वैसे भी। ओके, तो ये लैरिंग्स को लेके थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। कुछ पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए थे जो मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया, कुछ एडिशनल पार्ट जो है मैंने बताया था बट स्लाइड के फॉर्म में नहीं दिया था। ठीक है, तो ये स्लाइड के फॉर्म में भी हो गया ताकि एक पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लैरिंग्स के बाद फाइनली अब हम अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। ओके, अब मेन पोर्शन जो है वो है क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या चीज,
मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कैसे था, एक तो इंस्पिरेशन होता है और दूसरा एक्सपीरेशन होता है। ठीक है, क्या चीज, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन मीन्स क्या होगा बेटा बताओ, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रीथ इन करना है ना, एयर को इन करना। एक्सपीरेशन में क्या होगा, एयर को आउट करना। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ बेटा, ब्रीथ इन जब हम कर रहे हैं तब एनर्जी लगती है हमारे बॉडी की, या फिर ब्रीथ आउट जब करते हैं तब एनर्जी लगती है? ब्रीथ इन में एनर्जी यूज होगा या ब्रीथ आउट में एनर्जी यूज होगा? ओके, जब ब्रीथ इन हम करेंगे तब एनर्जी यूज होगी, लेकिन ब्रीथ आउट जब करेंगे तब एनर्जी यूज नहीं होती। तो इसके टर्म में, इस रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो इसमें बेटा क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तो फर्स्टली जिसमें एनर्जी लग रही है उस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस कहेंगे, और जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता वो पैसिव प्रोसेस कहलाता है। तो देखो बेटा, ब्रीथिंग जो है इन्वॉल्व होता है 2 स्टेप्स। फर्स्ट इंस्पिरेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है, क्या चीज, एटमॉस्फेरिक एयर जो है, इसको हमारा बॉडी जो है क्या कर रहा है बेटा, अपने में अंदर इनहॉल कर रहा है। ब्रीथ आउट में लंग्स में जो एयर है इसको हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो गया। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज होगा। एक्सपीरेशन जो कि एल्वेलर एयर को रिलीज आउट कर रहा है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, चलो तो थोड़ा सा बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को लेकर के हम एक कंसेप्ट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो पोर्शन है आगे का वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक बार एनिमेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर और भी कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे। ओके, या फिर पहले कंसेप्ट बता दो बाद में एनिमेशन बताऊं? बोलिए क्या चाहते हो आप लोग, फर्स्ट एनिमेशन या फर्स्ट कंसेप्ट? सभी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है एनिमेशन पे लेके, ओनली 1 या 2% जो है कंसेप्ट पे आ रहे हैं। जो ओके बेटा, मेजोरिटी एनिमेशन पे ही आ रही है। चलो एनिमेशन देख लेते हैं, पहले ऑडियो शेयर कर देता हूँ। Breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure. देखो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बेटा 2 चीज बता रहा था। एक तो आप लोगों को मैंने डायफ्राम बताया था, इस तरह से यहाँ पे आपको याद होगा एक डायग्राम मैंने यहाँ पे जो बताया था, जैसे हमारी थोरेसिक कैविटी है तो ये एक मसल्स इनसाइड में जो प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ ये जो रिब्स है तो इसी रिब्स के बीच में बेटा, बीचों बीच में यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगेन एक और मसल्स प्रेजेंट है। कौन सा बेटा, इंटरकॉस्टल मसल। तो ये दोनों भी मसल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। क्योंकि जब हमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है तो ये जो मसल्स है डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो उसकी हेल्प से बेटा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है। ठीक है, तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कैसे होगा, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे समझ रहे हैं। थोड़ा सा और एनिमेशन देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Consisting of several large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the rib cage, and the abdomen, containing the digestive system, including your stomach. The muscles that move the rib cage itself are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. To inhale air, the diaphragm contracts and moves down, while the external intercostal muscles contract, forcing the rib cage up and out. The combined effect of the diaphragm and intercostal muscles increases the volume of the chest cavity and expands the lungs. This expansion of the lungs. यहाँ पे बेटा इस एनिमेशन में आपको ये फोकस करना है कि जो डायफ्राम है और इंटरकॉस्टल मसल्स,
उसकी हेल्प से इनसाइड जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा फोकस करो कि रिप्स जो है कैसे अंदर और बाहर जा रही है। अंदर और बाहर होने की वजह से बेटा इनसाइड जो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, तो इनसाइड में जो लंग्स है बेटा उसका वॉल्यूम जो है या तो डिक्रीज या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा, इस एनिमेशन में उसी पार्ट को फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो आप फील कर सकते हो खुद भी, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लो। Lungs increases their volume, reducing the pressure within them, causing air to be drawn in. This action is similar to a piston sucking petrol into a car engine. In normal breathing, we use around 25% of our lung capacity, which is called our tidal volume. As you inhale deeply, the diaphragm moves further down into the abdomen, pushing your belly out, giving more room for the lungs to expand and draw in more air. ओके, अभी आप लोगों को यहाँ पे ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग मेन कोर कंसेप्ट पे आते हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, तो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म्स जो है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे मेनली जो समझना है, क्या चीज बेटा, पहली चीज तो हमें यहाँ पे जो जानना है, ओके, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में, तो एक्चुअली यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस हो रही, तो आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में लेके चलता हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है, किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री कह लो या फिर सिंपल एक जियोग्राफी की भी हम बात करें बेटा, तो आपने देखे होंगे ठंडी हवाएं चलती है, तो जो एयर का जो फ्लो होता है वो एक साइड से दूसरे साइड में हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो आपने देखे होंगे बेटा कि यदि मान लो यहाँ पे ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और इसका प्रेशर यदि इस एरिया में बहुत ज्यादा हो गया है, तो यही एयर के मॉलिक्यूल जो है अपने हाई प्रेशर वाले एरिया से अपने लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, एयर का जो प्रेशर है अपने हाई प्रेशर वाले एरिया से क्या होगा बेटा, लो प्रेशर एरिया में हो जाएगा। ओके, तो अब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जो एयर का जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्टली यहाँ पे एक टर्म स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं इनहॉलेशन। क्या समझेंगे बेटा अभी हम लोग, इनहॉलेशन। इनहॉलेशन को सिंपल यदि हम हिंदी लैंग्वेज में समझे, अपने सिंपल लैंग्वेज में, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, जो सांस होती है हमारी ब्रीथ, उसको हम अंदर लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ को अंदर लेना, ठीक है, मीन्स इंस्पिरेशन। क्या कर रहे हैं बेटा, हम इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन जो हो रहा है, तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो बेटा देखिए, इनहॉलेशन या इंस्पायर करने के लिए, ब्रीथ को हमारे बॉडी में अंदर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एक तो ये हमारा जैसे कि सपोज ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, ध्यान दो, ये हमारा जैसे ये लंग्स है, तो हमारे अंदर लंग्स में भी बेटा एयर का एक प्रेशर है। इनसाइड द लंग्स क्या है, यहाँ पे एयर का प्रेशर है, और इसी तरह से बेटा आउटसाइड लंग्स ये भी एयर का प्रेशर है। तो कुछ ऐसा हो जाए बेटा कि बाहर यदि एयर का प्रेशर हाई रहा और अंदर एयर का प्रेशर कम रहेगा, तो गैस का मूवमेंट कैसे होता बताओ, हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में गैस मूव करेंगी। समझ रहे हो, तो ये कैसे होगा, तो ऑब्वियसली बेटा हमको क्या चीज, यदि प्रेशर इधर साइड बढ़ाना है, तो प्रेशर कब बढ़ेगा, जब यहां पे हम इस साइज को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, जब साइज को हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो रिड्यूस यदि हम करें, साइज कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर साइज को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा टोटल साइज और प्रेशर पे ये कंसेप्ट काम करेगा। तो इनहॉलेशन में क्या हो रहा है बेटा, हम एयर के प्रेशर को लंग्स में रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, बाहर से एयर जो है लंग्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, वी रिड्यूस एयर प्रेशर इन लंग्स। ठीक है, याद रखना जो बता रहा हूं मैं, क्या चीज, वी नोट करके रख लो, ये मैं नोट्स में नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, वी रिड्यूस एयर प्रेशर इन लंग्स। अब मुझे बताओ लंग्स में प्रेशर रिड्यूस कब होगा, जब लंग्स का साइज इंक्रीज होगा तब,
या लंग्स का साइज डिक्रीज होगा तब? बताएंगे बेटा। वापस से फिर एनिमेशन पे आएंगे हम लोग। पार्थ बेटा क्या बोल रहे हो, गलत हो गए आप। हाँ, साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए और सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए बेटा, केमिस्ट्री में आप आगे चल के पढ़ोगे, आई डोंट नो अभी पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है। एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम है बॉयल्स, तो बॉयल्स ने एक लॉ दिया, तो उसे बॉयल्स का गैसियस लॉ कहते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, ठीक है, यदि हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो एक कंटेनर की हम बात करें तो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम के। ठीक है, क्या बता रहा हूं बेटा, जो प्रेशर है इनसाइड कंटेनर, कंटेनर जानते हो ना बेटा, इनसाइड कंटेनर, ये क्या होगा बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नोट करके रखना, जो भी मैं बता रहा हूं ये थोड़ा सा एडिशनल टेक्निकल पार्ट है बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये थ्योरी को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं आपको। देखो वॉल्यूम, जैसे कि सपोज ये कंटेनर है, यहाँ पे एक ये डब्बा बना लिया मैंने, ये डब्बा का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, और इतना बड़ा जो साइज है, तो यहाँ पे इस तरह से बेटा ये एयर के पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये जो एयर के पार्टिकल्स है, तो अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ये जो एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो ये एयर के पार्टिकल बेटा ये मूव करेंगे तो इस पे धक्का लगाएंगे, इधर धक्का लगाएंगे, ये कंटेनर के वॉल जो है वहां पे फोर्स लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, एज इट इज बेटा, अगेन यहाँ पे एक और कंटेनर बना रहा हूं मैं। अब ये जो कंटेनर है ये थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे भी बेटा ये सेम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 10 मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, तो ये भी बेटा इसकी इस वॉल पे फोर्स लगाएंगे। तो मुझे ये बताओ बेटा, मैक्सिमम ज्यादा जो प्रेशर होगा वो कौन से इसमें ज्यादा रहेगा बताओ। एनर्जी दोनों में सेम है, बट वॉल्यूम हमने कम कर दिए। सपोज ये कंटेनर को मैंने ए दे दिया और इसको बी दे दिया, तो ज्यादा प्रेशर आपको कहां दिख रहा है, ए में दिख रहा है या फिर बी में दिख रहा है? वेरी गुड, बी में, छोटे में। क्यों बेटा? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, नंबर उतने ही है, बट उसको फोर्स लगाना है तो उसके पास कम है, तो ज्यादा एनर्जी के साथ उसको क्या है, टकराएंगे। लेकिन बड़े वाले चैम्बर में क्या है, उतना एनर्जी नहीं होगा टकराने का। तो एज इट इज बेटा सिमिलर, हमारे यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्ट जो बताया था, क्या बताया था बेटा, हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं क्या चीज बेटा, रिड्यूस कर रहे हैं। क्या रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं बेटा प्रेशर इन लंग्स। ठीक है, तो जब लंग्स का प्रेशर जो है रिड्यूस होगा तो लंग्स का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे इस कंटेनर में हुआ बेटा, साइज जब इसका बड़ा है तो यहाँ का प्रेशर जो है बहुत कम है। एज इट इज बेटा, जैसे हमारे यहाँ पे लंग्स आएगा, ठीक है, तो लंग्स का प्रेशर जब हम इंक्रीज कर, लंग्स का जब साइज इंक्रीज करेंगे तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर का प्रेशर बाहर साइड क्या है बेटा, इंक्रीज हो गया। तो इधर इंक्रीज होने की वजह से एयर जो है बाहर से क्या होंगी बेटा, डायरेक्टली अंदर आ जाएंगी। समझ में आ गया? समझा बेटा? तो अब यहाँ पे बेटा हम लोग जो इनहॉलेशन का जो मैकेनिज्म समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इनहॉलेशन जो हम लोग समझ रहे हैं, तो इसमें ब्रीथ इन हो रहा है। तो इनहॉलेशन में क्या होता है बेटा, जो प्रेशर होता है उसे नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। क्यों कहते हैं नेगेटिव प्रेशर, जानते हो आप क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर उसके कंपैरिजन में होगा बेटा। जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, और लंग्स में जो प्रेशर है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। तो कम होने की वजह से ये जो प्रेशर है वो कैसा कहलाएगा, नेगेटिव प्रेशर। मींस प्रेशर इनसाइड द लंग्स जो है इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से बेटा एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ रहा है। नोट करके रख लो बेटा, क्या चीज, प्रेशर इनसाइड द लंग्स। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं आप लोगों को, क्या चीज,
प्रेशर इनसाइड द लंग्स क्या है, कम है, लेस देन, किसके कंपैरिजन में बेटा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम लिख रहा हूं मैं। तो इसकी वजह से बेटा जो एयर है कहां से, एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ रहा है। ओके, इस मैकेनिज्म्स को इनहालेशन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? किसी के कुछ डाउट है, रिस्पॉन्स करेंगे। चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो। ठीक है, इसमें बेटा 2 से 3 कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। पहली चीज तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा ये ट्रैकिया हो गया और इस ट्रैकिया के साथ ही साथ ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंस्पिरेशन समझ रहे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन इसी को इनहालेशन भी कहते हैं। इनहालेशन में ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है बेटा क्या हो रहा है बेटा, लंग्स में आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लंग्स में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लंग्स है, लंग्स में एयर का जो प्रेशर जो रहेगा, क्या चीज बेटा, ये जो लंग्स में क्या चीज, एयर का जो प्रेशर जो रहेगा उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के लिए बेटा जो लंग्स है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे एयर का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर जो है बेटा एटमॉस्फेयर से कहां पे आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। समझ गए? तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, लंग्स में कम। तो लंग्स में जब प्रेशर कम होता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से? मैंने अगेन रिवाइज करवा दिया हूं आप लोगों को। ये था इंस्पिरेशन। ओके, अब हम एक्सपीरेशन समझते हैं। चलो वापस से थोड़ा सा एनिमेशन समझते हैं, फिर से आएंगे हम उसी पोर्शन पे और अगेन हम कंसेप्ट को फिर से देखेंगे। This type of breathing is called belly breathing or abdominal breathing and is critical to prepare you for your free dive. Belly breathing allows you to completely fill your lungs with air. The maximum amount of air your lungs can hold is called your total lung capacity. With training, you can use more of your lung capacity. Mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure consisting of several large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the rib cage, and the abdomen, containing the digestive system, including your stomach. The muscles that move the rib cage itself are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. To inhale air, the diaphragm contracts and moves down, while the external intercostal muscles contract, forcing the rib cage up and out. The combined effect of the diaphragm and intercostal muscles increases the volume of the chest cavity and expands the lungs. This expansion of the lungs increases their volume, reducing the pressure within them, causing air to be drawn in. This action is similar to a piston sucking petrol into a car engine. In normal breathing, we use around 25% of our lung capacity, which is called our tidal volume. As you inhale deeply, the diaphragm moves further down into the abdomen, pushing your belly out, giving more room for the lungs to expand and draw in more air. This type of breathing is called belly breathing or abdominal breathing and is critical to prepare you for your free dive. Belly breathing allows you to completely fill your lungs with air. The maximum amount of air your lungs can hold is called your total lung capacity. With training, you can use more of your lung capacity. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखे,
तो इसमें बेटा इनहॉलेशन तो देख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमको दो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है, जिसमें एक तो एयर को हम अंदर ले रहे हैं, इन कर रहे हैं, या फिर एयर को हम आउट कर रहे हैं। एयर इन कब हो रही है बेटा? जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और लंग्स में प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एयर अंदर आ जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट लंग्स का वॉल्यूम जब डिक्रीज हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे बेटा लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया और एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एयर क्या होंगी? बाहर चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये दो कंसेप्ट ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और यही आप लोगों को याद रखना है, समझे? तो क्वेश्चन ये है कि लंग्स अपना साइज जो है वो कैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। हाउ डू लंग्स इंक्रीज देयर साइज? तो अभी हम लोग यहां पे क्या समझेंगे बेटा? हाउ डू लंग्स, क्या चीज बेटा? इंक्रीज देयर साइज। ओके, तो लंग्स जो है किस तरह से बेटा अपना इंक्रीज कर रहा है साइज, ये हम लोगों को अब ये समझना है। क्योंकि एक कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में लंग्स का साइज कम ज्यादा होगा तो प्रेशर या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। प्रेशर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ये तो समझा। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ये लंग्स के साइज की वजह से हो रहा है। ओके, तो लंग्स ऐसा थोड़ी कि बोल दिया हमने और लंग्स बेटा साइज बढ़ा ले कम कर ले, ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसे कि आप जानते हो ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन की यदि हम बात करें तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन का ये हमारा ये जो है बॉडी बेटा एक कैविटी है, ड्रम के समान है, खोखली है अंदर से। तो ये जो ड्रम है बेटा, ये ड्रम में बीच में एक मसल्स है डायफ्राम, जिसकी वजह से ये हमारा दो अलग अलग कैविटी में डिफ्रेंशिएट हो गया, दो अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब एक बनता है थोरेसिक कैविटी और एक आता है एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो समझना है बेटा टोटल पार्ट किसका? थोरेसिक कैविटी का। तो थोरेसिक कैविटी की यदि हम बात करें बेटा, तो थोरेसिक कैविटी जो है ये कैसे बनी? एयर टाइट चैम्बर होता है बेटा थोरेसिक कैविटी का। तो कैसे होता है बेटा? तो सामने साइड इसमें स्टर्नम आता है, साइड में रिब्स आता है और बैक पोर्शन जो है उसमें क्या आ रहा है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम, जिसके साथ ही साथ इसमें यहाँ पे बीचों बीच हमने क्या समझे थे? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से एक एयर टाइट चैम्बर यहाँ पे ये थोरेसिक कैविटी में बन रहा है, जो कहलाता है बेटा, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, जिसमें यहाँ पे लंग्स अपना जो साइज जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइज जो है थोरेसिक चैम्बर यदि इंक्रीज होगा तो लंग्स का साइज भी इंक्रीज होगा। कैसे? तो आपको याद होगा अगेन एक और पार्ट कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था बेटा? इस तरह से मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये हमारा हो गया बेटा थोरेसिक कैविटी। फिर नीचे साइड मैंने ये बनाया था, क्या चीज बेटा? ये बनाया था डायफ्राम, ये मसल्स हो गई हमारी। फिर इस मसल्स के साथ ही साथ इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा लंग्स। फिर इसी के साथ साथ बेटा आपको मैंने यहाँ पे बताया था क्या चीज? ये वाला जो है बेटा ये आउटर वाली लेयर थी, प्लूरा, याद आ रहा है? प्लूरा ये आउटर लेयर है बेटा जो थोरेसिक कैविटी के क्लोज कांटेक्ट में है, जो क्या कहलाता है? पैराइटल प्लूरा। उसके बाद एक और प्लूरा हमने देखे थे जो इनसाइड होता है, जो क्या कहलाएगा बेटा? विसरल प्लूरा, याद है? फिर उसके बीचों बीच में ये कैविटी है बेटा, बट ये जो कैविटी इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। कम डिस्टेंस होने की वजह से बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो लंग्स और थोरेसिक चैम्बर वाला जो पोर्शन है ये आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये थोरेसिक चैम्बर इस तरह से बेटा रिब्स के साथ कनेक्टेड है, ये ऐसा रिब्स है। तो ये रिब्स के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे ये इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है, ये इस तरह से। तो यदि बेटा थोरेसिक कैविटी का चैम्बर को हमने इंक्रीज किए तो लंग्स का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
वेरी गुड। यदि यदि हमने क्या किया बेटा, यदि हम लोगों ने थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज कर लिए तो लंग्स का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नोट करके रखेंगे क्या बताया मैंने। ठीक है, साइज ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज। ठीक है, साइज ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या होगा बेटा, यदि इंक्रीज करते हैं। अब स्पेलिंग टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लो बेटा एक बार। साइज ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या किए बेटा हम लोगों ने, यदि मान लो इंक्रीज कर दिए तो साइज जो रहेगा लंग्स का ये भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ये नोट करके रख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बता रहा हूं बेटा ये राइटिंग से या ड्राइंग के थ्रू आपको नोट करना है। हाँ, ऑटोमेटिकली होगा ये, समझे। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, इसमें भी कुछ प्रोसेस काम करती है। वो क्या करती है वो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। इतना पार्ट समझ में आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक, लंग्स का साइज इंक्रीज कैसे होता है ये तो हमें समझ में आ गया कि थोरेसिक चैम्बर यदि इंक्रीज होगा तो लंग्स का साइज इंक्रीज होगा। अब थोरेसिक चैम्बर कैसे इंक्रीज होता है ये समझना पड़ेगा। टेक्निकल पार्ट है बेटा बहुत सारा, ध्यान से समझना है। थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करना है अब हमें। ओके, तो थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज कैसे होगा, तो अगेन वही ड्रॉ करते बेटा, हम थोरेसिक चैम्बर बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन हो गया। ट्रैकिया के जस्ट नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या है बेटा, ये स्टर्नम हो गया, है ऐसा। फिर स्टर्नम के बाद फिर ये जो है हमारा इस तरह से यदि हम बनाए, ये हो गई रिप्स। और रिप्स के बाद बेटा ये ऐसा, और नीचे आ गया डायफ्राम। ओके, तो अभी देखिए बेटा ये जो रिप्स है, रिप्स के यहाँ पर अंदर में ये हमारे लंग्स प्रेजेंट है, ये अंदर साइड में। तो अब ध्यान दो, ये जो रिप्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो रिप्स के साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें, ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। कहाँ पर, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रिप्स है ना ये, तो इस तरह से यहाँ पे ये तभी तो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स दो टाइप की है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है और एक इंटरनल। याद है बेटा मैंने पढ़ाया था आपको उस टाइम पे, लास्ट लेक्चर में हुआ है हमारा। ठीक है, तो एक मसल्स जो बाहर साइड में होंगी ऐसी, और एक उसके जस्ट पीछे होंगी। तो एक तो आएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा आएगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है, जो समझना है, वो समझना है बेटा क्या चीज, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये क्या करती है बेटा, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना बेटा, तो यहां पे ये जो रिप्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो रिप्स है इस रिप्स को बाहर की तरफ ऐसा खींचेंगी। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, ये बाहर की तरफ रिप्स को खींचेंगी। तो बाहर की तरफ रिप्स को खींचेंगी तो बेटा ये इससे लंग्स बेटा जैसे चिपका हुआ है, तो लंग्स भी बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह से बेटा थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो रहा है, तो लंग्स का साइज भी जो होगा वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। समझे। तो एक तो बेटा ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा इसके नीचे अगेन एक और मसल्स है, ये वाला क्या है ये बताओ, नीचे साइड जो है ये जो है ये डायफ्राम है, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम अभी इस तरह से है, तो ये इधर साइड इस तरह से खींचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये, अब देखो ये ऊपर का पार्ट जो होता है एंटेरियल पार्ट होता है, नीचे का जो होता है पोस्टेरियल होता है, सामने का वेंट्रल होता है और पीछे का डॉर्सल होता है। तो ये देखो ये एंटेरियल पोस्टेरियल ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और डॉर्सल और वेंट्रल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है।
तो फाइनली थोरेसिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही बेटा लंग्स का साइज जब इंक्रीज होगा तो मुझे बताओ प्रेशर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? प्रेशर पे क्या इफेक्ट हो रहा है बेटा, जल्दी से बता दो। प्रेशर जो है, वेरी गुड, साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। कहां का प्रेशर डिक्रीज हुआ बेटा ये बताओ, एटमॉस्फेयर का या फिर इनसाइड द लंग्स? जो डिक्रीज हुआ है प्रेशर, लंग्स का। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या कहता है बेटा बॉयल्स लॉ? गैस का मूवमेंट जो है वो कैसे होता है बेटा? गैस का मूवमेंट हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में होगा। तो इस तरह से बेटा ये इंस्पिरेशन हो गया, मींस एयर जो है बाहर से क्या हो रही है, अंदर साइड मूव करेंगी। ओके, वेरी गुड, हाई टू लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा या कुछ डाउट आ रहा होगा तो इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो बेटा, जैसे कि ये एक पानी से भरी बाल्टी है मान लो, ओके, और ये पानी से भरी ये बाल्टी है, और ये बाल्टी में इस तरह से ये इसको पकड़ने वाला ऐसा रहता है, रहता है ना इस तरह से। यदि हमने ये ऐसे नीचे झुकी है, तो ये नीचे जो झुकी है ये इस तरह से, तो इसको हम ऐसे थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। तो ऊपर उठाएंगे तो बाल्टी का जो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो एज इट इज बेटा ये जो रिप्स जो है ना ये पहले नीचे रहती है इस तरह से, ये थोड़ी ऊपर आ जाती है। तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। यदि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा तो पानी की बाल्टी के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो एक्चुअली ये क्या है, कैसे होता है। ओके, चलो, तो ये तो हम लोगों ने अभी जो कंसेप्ट देखे, कौन सा कंसेप्ट देखे अभी हम लोगों ने, इनहालेशन वाला देखे। ठीक है, क्या देख लिया बेटा अभी हम लोगों ने? अभी हम लोगों ने यहाँ पे इनहालेशन का मैकेनिज्म्स कैसे होता है वो यहाँ पे अभी हम लोगों ने समझे। ठीक है, और इनहालेशन में हम लोगों ने जो समझे वो याद रखना है आप लोगों को। क्या हो रहा है बेटा इनहालेशन में? इनहालेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज याद रखना है। क्या चीज बेटा? इनहालेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं इनहालेशन समझ रहे हैं। इनहालेशन की मैकेनिज्म जो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन में बेटा टू मसल्स इन्वॉल्व है। एक तो यहाँ पे क्या है बेटा, डायफ्राम है, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। जब ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जब यदि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिप्स जो रहेगी, ठीक है, क्या चीज बेटा, जो रिप्स जो रहेगा वो क्या होगा, रेज हो जाएगा। राइज हो रहा है कहां पे बेटा, अपवर्ड। क्या हो रहा है बेटा, अपवर्ड और आउटवर्ड। रिप्स जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो है क्या हो रहा है बेटा, रेज अप हो रहा है। जिसकी वजह से बेटा थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जिसकी वजह से एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये जो है ये प्रोसेस होता है। ठीक है, वॉल्यूम वाला पार्ट याद रखना है, और कौन सा, वॉल्यूम के साथ ही साथ सॉरी प्रेशर याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो समझे, ब्रीथ इन हो रहा है, ब्रीथ आउट हो रहा है। ब्रीथ इन में चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, डायफ्राम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एयर अंदर आ जाएगी। ये वाला जो प्रोसेस है ब्रीथ आउट, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम भी
रिलैक्स हो गया। रिलैक्स ओरिजिनल फॉर्म इस तरह से डोम शेप होता है बेटा, ये डायफ्राम का ओरिजिनल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम ऐसा फ्लैट हो जाता है। ये हमारा थोरेसिक कैविटी है ना, तो पहले ये ऐसा था, तो ये ऐसा होकर के डायफ्राम ऐसा फ्लैट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये डायफ्राम जो है, और क्या चीज क्या देखे बेटा हम लोगों ने, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, कैसे चेंज हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, कितना है उस चीज को डायग्राम ने एक्सप्लेन किया बेटा। डायफ्राम जो है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो ये डायफ्राम बेटा फर्स्ट नंबर का जो डायग्राम है, इसमें डायफ्राम जो है ये रिलैक्स पोजीशन पे है। यहाँ पे डायफ्राम जो है खींच लिया उसको अपने तरफ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखो दिख रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmSg होता है बेटा। और इसी टाइम पे बेटा एल्वेओलर प्रेशर भी एज इट इज सिमिलर है, कितना है 760 mmSg। लेकिन जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बट अंदर का जो प्रेशर एल्वेओलाई का वो क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया 758 mmSg, जिसकी वजह से बेटा एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। अब अंदर जब आएगी तो एल्वेलर एयर का प्रेशर बढ़ गया, कब, जब ये डायफ्राम अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस जाएगा तब, तो एयर जो यहां से बाहर निकल जाएंगे। बस यही मैकेनिज्म से यही प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो एयर लंग्स में इंटर कर रहा है, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये रिब्स और स्टर्नम दोनों इस तरह से रेज अप हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि डायफ्राम भी जो है इस तरह से यहाँ पे क्या है बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा और ये ऐसे बाहर चले जाएंगे, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिससे प्रेशर जो है डिक्रीज होगा। एक काम करते हैं, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से याद रखेंगे बेटा। इनहॉलेशन का हम प्रोसेस देख रहे हैं, एयर जो है लंग्स में आ रही है, कैसे आ रही है बेटा, तो सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब इंटरनल हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो आप इसको भूल भी जाओ तो भी चलेगा। हम लोग जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो रिप्स जो होगा क्या होता बेटा, मूव करेगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर डायफ्राम क्या हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। डायफ्राम फ्लैट होते ही जो वॉल्यूम है बेटा थोरेसिक कैविटी का ये इंक्रीज होगा, तो प्रेशर जो एल्वेलाई का क्या हुआ बेटा, डिक्रीज होगा। और जैसे डिक्रीज होगा तो एयर जो होंगी बेटा मूव इन। समझा, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, क्लास में है ना सभी लोग, क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स। अब और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका ये पॉइंट। अब हमारे एनसीईआरटी ने क्या बताया है इस रिस्पेक्ट में वो हम समझ लेते हैं, इंस्पिरेशन को, एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी का वो भी हम समझ लेते हैं। गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा ये याद रखना कि इनहॉलेशन में जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे ये जो मैंने हटा दिया कौन सा मसल था, इंटरनल, तो इंटरनल वाला रिलैक्स होगा। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है ये क्या हो रहा है बेटा, रिलैक्स हो रहा है। ये याद रखना, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगी बेटा वो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो अब देखो बेटा कभी कभी एग्जाम में इस तरह से ग्राफ के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली नीट के एग्जाम में बेटा। नीट या फिर एम्स की हम बात करें तो वहां पे आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बेटा हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स में देखिए यहाँ पे ये जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो ये ब्रीथिंग में क्या हो रहा है बेटा, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे इनसाइड जो लंग्स में जो प्रेशर होता है उसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है बेटा कब इंक्रीज और कब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से जाएगा तो इंक्रीज को बताया है और इधर डिक्रीज को बताया, तो ये नेगेटिव प्रेशर जो हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पूछेंगे। जैसे जितना आप ब्रीथ करोगे तो उतना प्रेशर डिक्रीज होगा तो उतना ज्यादा ब्रीथ कर पा रहे हो, ओके। ये चीज है यहाँ पर। चलो तो ये हम लोगों ने बेटा क्या चीज, इनहॉलेशन देखे अभी।
अब हम लोग यहाँ पे एक्सोलेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं पहले, तभी तो कंसेप्ट समझ में आएगा ना। तो नेक्स्ट जो पोर्शन है जो हमें यहाँ पे अब समझना है वो क्या आएगा बेटा, एक्सोलेशन। ठीक है, तो एक्सोलेशन को समझ लेते हैं कैसा हो रहा है। तो एक्सोलेशन का यदि हम कंसेप्ट देखें तो एक्सोलेशन में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो समझना है, ठीक है, वही है क्या चीज, हमारा जो वॉल्यूम जो आ रहा था, ठीक है, वॉल्यूम के साथ ही साथ मसल्स का जो रोल था, ठीक है, और मसल्स के साथ ही साथ एक्चुअली वहां पे प्रोसेस कैसे हो रही थी। तो हम सेम कंसेप्ट पे आते हैं बेटा, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये हमारा जैसे ट्रैकिया वाला पोर्शन हो गया, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के बाद फिर वही हमारा ये ऐसे रिप्स आ जाएंगे बेटा, ये रिप्स हो गई, रिप्स के बाद बेटा ये हमारा थोरेसिक कैविटी इस तरह से, और ये डायफ्राम हो जाएगा नीचे। ओके, तो अभी देखिए एज इट इज सिमिलर, यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है क्या चीज बेटा, यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है जो जानना है वो आएगा हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कौन सी मसल्स थी बताओ जल्दी से, यहाँ पे एक मसल्स थी, बताएंगे जल्दी से कौन सी मसल्स है बेटा, ये क्लास में है सभी लोग, मसल्स का नाम बता दो, भूल गए, हर्षिता का आंसर आया है, यस, सेजल, ईशा, वेरी गुड, ये है बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, और ये जो है ये क्या है, वेरी गुड, ये है डायफ्राम। तो अब मुझे बताओ इनहॉलेशन में दोनों भी क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे या रिलैक्स हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो अभी क्या होंगे, अब क्या होंगे, वेरी गुड, रिलैक्स होंगे। तो एक्सोलेशन में यहां पे याद रखो बेटा, जो हम एक्सोलेशन समझ रहे हैं, तो एक्सोलेशन में बेटा नो मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या चीज, नो मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड, ये आप लोगों को याद रखना है पहली चीज। तो साथ ही साथ हमको क्या करना बेटा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्सोलेशन की प्रोसेस में कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ यहां पे क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है लंग्स में वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉयल्स गैसियस लॉ या फिर डाल्टन्स गैसियस लॉ का यदि हम समझे तो वो क्या बोलते हैं, गैस अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर में जाएगा। तो अब बताओ बेटा लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया है, हो गया है ना। तो जब लंग्स में प्रेशर गैस का इंक्रीज हो गया है तो गैस अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर में जाएगा, मतलब यहां से गैस जो है क्या हो रहा है बेटा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोलेशन। ओके, तो एक्सोलेशन में जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स है, ठीक है, क्या चीज, कॉन्ट्रैक्टेड जो मसल्स है वो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा रिलैक्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स जो है क्या होंगी बेटा, यहाँ पे रिलैक्स हो गई। ओके, कौन कौन सी थी, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो दोनों भी यहाँ पे जो रहेंगे क्या होंगे, यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं कंसेप्ट, तो इसमें डायफ्राम जो है एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल
कॉस्टल मसल्स जो है ये क्या हो रही है बेटा, रिलैक्स्ड हो रही है। हो गए रिलैक्स। रिलैक्स होने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमने पढ़े, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, मसल रिलैक्स, एक्सोलेशन होगा। तो इसमें कोई एनर्जी लगी क्या बेटा, नहीं। मसल्स को कभी भी रिलैक्स करना है तो किसी भी टाइप का एनर्जी नहीं लगता है, और जब मसल्स को रिलैक्स करने में किसी भी टाइप का एनर्जी नहीं लगता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस। लेकिन जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना था तो उसमें एनर्जी लगा, और जब एनर्जी लगेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, उससे कहेंगे एक्टिव प्रोसेस। याद रहेगा, ठीक है। अब आपको एक्टिव और पैसिव वाला जो कंसेप्ट है वो भी ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया एक्टिव और पैसिव क्या है। इजी था ना, बहुत इजी था, वेरी गुड। अब एक्सोलेशन देखो, जो हमने समझे थोड़ी देर पहले वही हम देख रहे हैं अगेन यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कभी कभी एग्जाम में आ गया तो आप ये बता सकते हो, बट एनसीईआरटी ने बेटा ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं किया है, तो इसको फिलहाल आप छोड़ दो, ये कंफ्यूज कर सकता है। हमको डायरेक्टली जो बात करना है ये यहीं से बात करना है, ठीक है। इंटरनल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में कोई खास एनर्जी का वहां पे वेस्टिंग नहीं होता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। इसलिए नहीं तो आप बोलोगे कि सर एनर्जी तो फिर यहाँ पे भी लगना ही चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनली आते हैं अपने टॉपिक पर, और यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो रही है, हो गई रिलैक्स। रिलैक्स हुई तो क्या होगा बेटा, रिब्स जो कि बाहर गया था तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड होगा। साथ ही साथ डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है तो थोरेसिक वॉल्यूम जो रहेगा, कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जैसी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर एल्वियोलाई में इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एयर जो रहेगी वो बाहर निकल जाएगी, समझे। तो ऐसा मैकेनिज्म्स जो है यहाँ पे होता है, और कभी कभी यदि आपको एग्जाम में पूछा गया तो फिर आप यहाँ पर ये वाला पार्ट बता सकते हैं, कौन सा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जब यदि, क्या कह सकते हैं, नेटवर्क इशू आया लगता है, आवाज आ रहा है क्या बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, हेलो, आवाज आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यही चीज जो है, क्या चीज, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, कौन सा, जब एक्सटर्नल रिलैक्स हो रहा है तो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये आप याद रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, एक्सोलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ वाला जो मैंने बताया था, एज इट इज सिमिलर है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ जो हो रहा है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में देखेंगे तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये बताया हुआ है। तो इंस्पिरेशन में देखो प्रेशर नेगेटिव हो रहा है और एक्सपिरेशन में प्रेशर पॉजिटिव हो रहा है, सिर्फ यही है। ये ट्रांजिशन फेज यदि इसको हम जीरो मानते हैं, कहां पर, ये वाला, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में जा रहा है और ये पॉजिटिव में जा रहा है। चलो इस रिस्पेक्ट में अब हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं बेटा। तो हमारा एनसीईआरटी यही कह रहा है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम समझ रहे हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में पहली चीज तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, लंग्स और एटमॉस्फेयर में क्या होगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। लंग्स में जो प्रेशर होता है उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। तो इंस्पिरेशन जो है कब होगा बेटा, जब प्रेशर लंग्स में जो होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम होता है, तब कौन सा प्रोसेस होगा, इंस्पिरेशन वाला होगा। ये सब समझा दिया बेटा मैंने, है ना। इंस्पिरेशन कब हो रहा है, जब प्रेशर लेस हो रहा है, कहाँ का बेटा, लंग्स का जो प्रेशर है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो इसे कहते हैं बेटा नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं बेटा हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। ओके, ये हमारे एनसीईआरटी ने दिया है। अब एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी का आपको क्लियर करा देता हूं, जो भी कंसेप्ट समझाया मैंने।
सिमिलरली हम एक्सपीरेशन की बात करते हैं तो एक्सपीरेशन बेटा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में बेटा, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो इस टाइम पे बेटा जो काम कर रहा है, दो स्पेशल मसल्स यहाँ पे काम कर रही है, जिसमें एक तो है बेटा क्या चीज, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कहां प्रेजेंट है, बिटवीन द रिब्स, जिसकी वजह से बेटा ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो जनरेट हो रहा है। पहली चीज समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आगे, हाँ एक और चीज यहाँ पे डायफ्राम भी बताया बेटा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर इंस्पिरेशन जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या चीज बेटा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हो गया डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जिससे बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया किसका, थोरेसिक चैम्बर का, जिसको बेटा क्या कहते हैं, एंटेरियो पोस्टेरियल एक्सिस। अब एंटेरो पोस्टेरियल एक्सिस मींस कौन सा, तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा स्टर्नम हो गया, ये रिब्स है इस तरह से, और ये हमारा ऐसा थोरेसिक कैविटी है। तो ये जो डायफ्राम है ये इधर सरक गया, ऐसा ये फ्लैट हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, तो ऊपर का एंटेरियल नीचे का पोस्टेरियल, तो एंटेरियल और पोस्टेरियल एक्सिस जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा ना। यही तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, एंटेरो पोस्टेरियल एक्सिस जो है वो हो गया इंक्रीज। जिसे जहां नहीं समझ में आएगा बेटा पूछ लेना मुझसे खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है बेटा यहाँ पे क्या चीज, डायरेक्ट बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी हमने डायफ्राम देखे बेटा, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस तरह से, डायफ्राम जब ऐसा फ्लैट हो गया तो कौन सा, एंटेरियल पोस्टेरियल एक्सिस जो है ये बड़ा है। अब यदि इंटरकोस्टल मसल्स कौन सा, ये वाला रिब्स वाला, ये बाहर की तरफ आएगा इस तरह से, तो डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन जो है हमारा वो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस जो है, थोरेसिक कैविटी चैम्बर इंक्रीज हो रहा है, वो भी कौन सा साइड से बेटा, डॉर्सल वेंट्रल साइड से। फाइनली ओवल और हमारा जो है थोरेसिक चैम्बर कैविटी, थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज हो रही है ना। तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ थोरेसिक वॉल्यूम, जिससे इंक्रीज हुआ पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज होता है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। हो गया कम। क्या है इसका रिजल्ट बताओ, एयर जो है बाहर से अंदर आ गई। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बताया बेटा, डायग्राम रिफर करेंगे, मैंने समझा दिया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रिलैक्सेशन, डायफ्राम जो है ये ऐसा फ्लैट हो गया है, हो गया फ्लैट, तो डायफ्राम को वापस से हमको ऐसे फिर से वापस लाना है, तो इसे बोलेंगे बेटा रिलैक्सेशन स्टेज। डायफ्राम रिलैक्स हो गया, फिर ये जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो ये भी क्या होंगी बेटा, रिलैक्स होगी। तो डायफ्राम स्टर्नम सभी क्या अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। तो सारे के सारे जब अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। रिजल्ट क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली बेटा प्रेशर लंग्स में इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लंग्स की एयर जो है अब चली जाएगी बाहर। इतना सा कंसेप्ट है बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाले टॉपिक में इस पोर्शन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझे। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा, किसी को कुछ पूछना है जल्दी से रिस्पॉन्स करो। जितना भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया मैंने एनिमेशंस भी बता दिया हूँ, और उसी का एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी का क्लियर करवा दे रहा हूँ आपको। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या नीट दे रहे हो, हर चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। एक्सपीरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगा बेटा, इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ईसा कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है फिर से वो बताओ मुझे, तब से लेके अभी तक के 1.5 घंटे के आसपास होने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा आप मुझे स्पेसिफाई करोगे तो मैं आपको समझाऊंगा।
स्लाइड 59। ओके गुड बेटा। हाँ देखिए बेटा यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ध्यान से समझो। ये इस तरह से हमारा ये जैसे थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये ऐसा फ्लैट हो गया अभी डायफ्राम। और इंटरकोस्टल मसल्स मतलब ये जो रिब्स है ना इस तरह से, तो ये रिब्स जो है तो इसमें इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट थी तो उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखी है। तो यहाँ पे डायफ्राम जो है और जो इंटरकोस्टल मसल्स है दोनों भी क्या होंगे बेटा, रिलैक्स होंगे। तो रिलैक्स होंगे तो देखो ये इस तरह से डायफ्राम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, और रिब्स भी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे वापस आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स जो है अपने ओरिजिनल जो नॉर्मल पोजीशन जो होती है उस नॉर्मल पोजीशन पे वापस जा रहे हैं। जब वापस जाएंगे तो जो वॉल्यूम बेटा ऐसा इंक्रीज हुआ था तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो गया। तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बेटा अंदर जो प्रेशर है, अब इतने बड़े वॉल्यूम में प्रेशर बहुत कम था, बट जब वॉल्यूम कम हो गया तो ये जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ज्यादा बढ़ने की वजह से इधर एटमोस्फेयर में प्रेशर कम है और अंदर ज्यादा है, तो एयर जो है अंदर से क्या होंगी, डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बताया इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है स्लाइटली अबोव द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब अंदर का जो प्रेशर है हमारे लंग्स का वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो एयर जो है फ्रॉम लंग्स वो क्या होंगे, एक्सपल होगा, मतलब बाहर जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एक्सपीरेशन कहते हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी के एक डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इसका समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा? ओके, जहां पे नहीं समझ में आता ना इमीडिएटली आप उसी स्लाइड के नंबर सेंड कर दिया करो कि स्लाइड दिस नंबर की जो है डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली बेटा नेक्स्ट हमारे में एक एबिलिटी होती है बेटा, क्या चीज, हमारे इंस्पिरेशन का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। आपने देखना कभी कभी एकदम से सा डीप ब्रीथिंग करके आती होंगी आपको, होता ना एकदम एकदम फास्ट ब्रीथ होती है। जैसे आपके बॉडी में आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो इमीडिएटली आपका बॉडी जो है ज्यादा डीप ब्रीथ करता है और इमीडिएटली आप क्या होगा, ब्रीथ आउट होता है। तो यहाँ पे हमारे में बेटा क्या चीज, एक स्ट्रेंथ होता है इंस्पिरेशन का और एक्सपिरेशन का। उसमें बेटा हमारे एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स होती है वो काम करती है। अब ये एडिशनल मसल्स का नाम हमारे एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहोगे तो इसके भी मैं नेम टर्म्स आपको बता दूंगा। आप लोगों को मॉड्यूल्स मिलने वाले बेटा, आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। वैसे मैंने जो सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर किया था उसी का आपको हार्ड कॉपी मॉड्यूल में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा इजी रहेगा। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है मैं डीपीएस के फॉर्म में आप लोगों को शेयर कर दूंगा बेटा, और साथ ही साथ टेस्ट जो है क्विज टेलीग्राम पे होंगी। और साथ ही साथ बेटा सेम लाइव टेस्ट जो है बेटा आपका एक ऐप रहेगा, हमारा ऑफिशियल ऐप जो है, उस ऐप के थ्रू आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट का रिस्पांस मिलेगा। 720 मार्क्स का टेस्ट होगा बेटा, स्पेशली नीट के स्टूडेंट के लिए। और जो 720 मार्क्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों भी क्या कह सकते हैं सब्जेक्ट, उसमें जो चैप्टर्स हुए हैं उसके आपके टेस्ट होंगे। आने वाले टाइम में आपको शेड्यूलिंग मिल जाएगा बेटा ऑफिशियली। डाइजेशन नहीं बेटा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे आएंगे ऑफिस में, ठीक है। टेस्ट का लेसन बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा, ठीक है, तो अभी से आप स्टडी चालू कर दो। उसके बाद ब्रीथिंग रहेगा। फिलहाल आपके एक एक चैप्टर पे ही टेस्ट होंगे, हाँ, लेकिन यदि मैं टेलीग्राम पे क्विज लेता हूँ या फिर लाइव सेशन में मैं यहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट रखता हूँ तो वो करंट चैप्टर का रहेगा, जस्ट लाइक एज अ डीपीएस। ओके चलो, तो पीडीएफ बेटा आपको नहीं मिला, कितने लोगों को पीडीएफ नहीं मिला बेटा? कितने लोग मुझे ये बताओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, ये बता दो मुझे, हैंड रेस करो बेटा। कौन कौन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और कितने? रियस, श्वेता, मानसवी, खुशाली, साहिल। देखिए बेटा होता क्या है, मैं ना मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखा हूं, ठीक है, और मल्टीपल ऑप्शंस में सिर्फ मैं टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी ग्रुप में या किसी भी चैनल्स पे हो आपको डेटा मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी बाई चांस यदि शेयर नहीं हो पाया तो आप कहीं पर भी जाके यदि आप देखोगे तो आपको डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो बेटा आपके लिए जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यदि नहीं ज्वाइन किए होंगे तो देख लो बेटा।
टेलीग्राम ऐप आपको इंस्टॉल करना है। t.me exchange inos ये वेबसाइट है बेटा, इस पे भी आप क्लिक करते हो, यदि आपको पीडीएफ मिलता है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये बेटा एक लिंक है tiny.cc exchange need biology, देखो कैसा लिखा हुआ है, ये याद रखना, समझे। तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे भी आप जाते हो तो आप लोगों को डायरेक्टली इस तरह का पेज मिलेगा। इस पेज में स्पेशली बेटा सबसे टॉप वाला जो होता है, जैसे 12 बायोलॉजी लिखा ना, इसके ऊपर में बेटा ये इस तरह से आता है, ठीक है। तो वहां पे आपका नीट 2022 या बैच 3 बैच 4 ये आपको मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक भी बेटा कनेक्टेड है, देखो यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन का लिंक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, या फिर आप फाइनली टेलीग्राम पे भी जाते हो तो वहां पे भी बेटा आपको ये सारी लिंक मिलेगी, तो आपस में एक दूसरे से लिंक है। या फिर बाय चांस देखो, अब यदि मान लो आप लोग यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिए होंगे, हाँ बेटा ये जो talk.fun करके जो है ना आपको लिंक मिला है, ठीक है, यदि आप इस लिंक पे भी जाते हो तो भी चलता है बेटा। हाँ, इस लिंक में रेस्पिरेशन के नोट्स नहीं है, तो रेस्पिरेशन के मिल जाएंगे बेटा आपको स्वयं। हाँ, मुझे मैसेज करो ना आपको कौन सा नहीं मिला है, ठीक है, जो भी नहीं मिला मुझे मैसेज करो, बट आपके लिए सोर्स जो है यही है जहां से आपको मिलेगा, ठीक। इसके अलावा बेटा जो व्हाट्सएप का आपका ऑफिशियल जो ग्रुप है, जहां पे अश्विनी मैम पोस्ट कर रही है सारी चीजें, वहां पर भी आप लोगों को सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एक जगह यदि शेयर नहीं हो पाया तो आप दूसरी जगह पे भी विजिट कर लिए तो आपको सारा डेटा वहां पर भी मिल जाता है, ठीक। या फिर बेटा देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब का लिंक मिलता है, ओके। यदि आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो आपको मैंने पहले बताया हूं कि यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में भी बेटा ये सारी चीजों को ज्वाइन करने के आपके पास ऑप्शन है। कई लोग बोलते हैं ना सर फिर से शेयर कर दो, या फिर मुझे नोट शेयर करो, या फिर मुझे लिंक शेयर करो, तो बेटा नोट्स और लिंक शेयर करने का नीड नहीं है। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो आप लोगों को वहां पे लिंक्स मिलेंगे सारे, किसी भी लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कौन सी जगह पे होना है वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये सारी चीजें आप नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, हाँ वहां पर भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है बेटा, पीडीएफ वहां पर भी मिल जाता है, टेलीग्राम पे भी। आप कहीं पे भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बेटा व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल हमारा ग्रुप है वो सबसे बेस्ट है, वही हमारे लिए मेन है, ठीक है। एक आप वो ज्वाइन कर लो, और दूसरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सिर्फ दो चीज। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे इतनी सारी जगह, तो आपको इतनी सारी जगह जाने का नीड नहीं है, ठीक। सिर्फ आप व्हाट्सएप चैनल पे ही, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रहिए, और वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अश्विनी मैम से कांटेक्ट कीजिए, एक बार टेक्स्ट कर दीजिए कि मैम इस डेट का ये लेक्चर नंबर है, हमको इसका रिकॉर्डिंग या इसका पीडीएफ नहीं मिला, एक बार रिमाइंड करा दो। आपको आपके एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाएगी, आपको नीड नहीं है बेटा अलग अलग जगह जाने की, यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो। समझ गए, ठीक है। चलो तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी के कुछ भी डाउट्स है तो आपके लिए बेटा अवेलेबल है हमारे सारे ग्रुप्स, चैट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे चले जाइए बेटा। यस, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, यूट्यूब का वीडियो जो मिला होगा उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ओके, वहां पे मिल जाएगा। आप इधर से कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ये आप टाइप करोगे ना तो टाइप करने पे ये है टेलीग्राम का, ठीक है। आप ये टाइप करोगे तो बाय मिस्टेक गलत हो जाएगा। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बेटा, आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे आप, ठीक है। तो दो काम करना बेटा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने तो वीडियो जब भी पोस्ट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको भेजेगा, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है बेटा। यूट्यूब ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है आप लोगों को, तो फिर वेट क्यों करते कि कोई लिंक शेयर करेगा। ओके, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन होता है उसको ऑन कर लो बेटा, तब आपको मैसेज मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यदि किसी को नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए कि सर वो हमें नहीं समझा, कैसे करना है, ओके। चलो तो आज का क्लास एंड करते हैं बेटा, फिर यहीं पर मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। ये रिवाइज करके आइए बेटा सारा कुछ, और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिर्फ पीडीएफ नोट्स पे भरोसा नहीं करना, वीडियो लेक्चर्स भी एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। पीडीएफ में सारा मिलेगा, बट जो राइटिंग में मैंने ड्राइंग में समझाया हूँ उसके लिए आपको वीडियो पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।